स्टूडेंट वेलकम बैक टू बोर्ड बस्टर्स। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं जो अध्याय 3 है फिजिक्स का, जिसका नाम है विद्युत धारा। इसके सभी न्यूमेरिकल को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला जो है 3.1 दैट इज किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है। तो हम पहले लिख लेते हैं कि हमको क्या क्या गिवन है। तो गिवन क्या दिया गया है, विद्युत वाहक बल यानी कि ई इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 12 वोल्ट। ठीक, और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.4 ओम। ठीक, इतना हमको ये गिवन है। तो हमसे पूछा क्या है, आई मैक्स यानी कि अधिकतम धारा का मान, यानी क्या पूछा है, आई मैक्स। इसको आई मैक्स लिखते हैं यानी कि अधिकतम धारा का मान पूछा है। तो हम जानते हैं चूंकि बैटरी द्वारा दिया गया विद्युत धारा दैट इज आई इज इक्वल टू EMF यानी कि विद्युत वाहक बल अपॉन में आर प्लस स्मॉल आर। यानी कि आर क्या होता है, ये जो प्रतिरोध होता है, और जो स्मॉल आर होता है वो आंतरिक प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो बैटरी द्वारा दिया गया विद्युत धारा आई इज इक्वल टू कितना होता है, ई अपॉन में आर प्लस आर। लेकिन हमको क्या निकालना है, आई मैक्स निकालना है। आई मैक्स के लिए हम क्या करेंगे, जब किसी भी परिपथ में दिया गया प्रतिरोध 0 हो जाएगा तो उसमें क्या बचेगा, सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि आंतरिक प्रतिरोध बचेगा। उस केस में जो आई होगा मैक्स होगा, यानी कि अधिकतम धारा के लिए क्या चाहिए होगा, आई मैक्स के लिए जो आर होगा वो 0 होगा। याद रखना हमेशा, जब भी हमको आई मैक्स चाहिए होगा तो ये जो कैपिटल आर होगा यानी कि दिया गया जो परिपथ का आर होगा यानी कि प्रतिरोध होगा वो 0 होना चाहिए। आंतरिक प्रतिरोध तो होता ही है। ठीक है, इसीलिए हम क्या निकालेंगे, आई मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन में ये आर तो 0 हो गया, तो बचा क्या, ये स्मॉल आर यानी कि स्मॉल आर। तो आई मैक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ई की वैल्यू कितनी है, 12 वोल्ट यानी कि 12 आएगा इधर पर, और नीचे क्या है 0.4 ओम। ठीक है, तो आई मैक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, इसको डिवाइड कर देंगे क्या मिलेगा 30, और आई है तो यानी कि करंट है तो एम्पियर। ठीक है, इस तरह से ये फाइनल आंसर होगा इसका। तो ध्यान देना है, जब भी आई मैक्स पूछेगा तो वहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा आर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस तरह से इसका ये सॉल्यूशन हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3.2 दैट इज 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है, जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल की वोल्टता क्या होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है, 3.2 है। ठीक है, इसका हम एक परिपथ बना लेंगे समझने के लिए। ठीक है, तो इसका एक परिपथ किस तरह से बनाएंगे, देखो हमको दिया गया एक प्रतिरोध आर इस तरीके से। ठीक है, और उसको एक EMF यानी कि बैटरी से जोड़ दिया गया है जिसका EMF क्या है, ई है। ठीक है, और उसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा स्मॉल आर। यूजुअली इनको ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया जाता है ताकि पता चले कि ये सेल है और ये आंतरिक प्रतिरोध है, लेकिन मैं इसको बंद नहीं कर रहा हूँ, इसको कैपिटल आर इसको स्मॉल आर से डिनोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको समझने के लिए। ठीक है, तो हमको क्या दिया है, विद्युत वाहक बल यानी कि ई इज इक्वल टू कितना दिया गया है हमको, 10 वोल्ट। ठीक है, 10 वोल्ट, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दी गई है, स्मॉल आर की वैल्यू जो दी गई है 3 ओम है। ठीक है, और इसमें जो परिपथ में धारा का मान आई इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया है कि इस सर्किट में जब इतना धारा का मान प्रवाहित हो रहा हो तो आर का मान क्या होगा। तो दिए गए परिपथ में धारा का मान कैसे निकालते हैं, आई इज इक्वल टू ई अपॉन में स्मॉल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि जो ये गिवन आर है और ये स्मॉल आर है। ठीक है, स्मॉल आर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध जो बैटरी से संयोजित होता है, और जो कैपिटल आर होता है वो परिपथ के लिए दिया गया होता है। ठीक है, तो हमसे आर का मान पूछा गया है तो इसको हम निकालेंगे किस तरीके से, देखो आई की वैल्यू हमको क्या गिवन है, 0.5 एम्पियर, तो रख देंगे 0.5 एम्पियर, ये बराबर है ई यानी 10 वोल्ट
अपॉन में आर की वैल्यू हमसे पूछा है तो आर एज इट इज़ रहेगा प्लस स्मॉल आर की वैल्यू क्या है 3 ओम, 3 ओम। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यानी कि इसको इस साइड भेज देंगे, इसको इस साइड, यानी कि आर प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 अपॉन में 0.5। ठीक है, 0.5। अब इसको आगे हम सॉल्व कर देंगे, क्या मिलेगा, आर को एज इट इज़ यहाँ पकड़े रहेंगे। ठीक है, 3 को उस साइड भेज देंगे, यानी कि 10 अपॉन में 0.5 माइनस 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा हमको, आर इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको 20 मिल जाएगा माइनस ये 3 इस तरीके से, और आर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 17 ओम। ठीक है, इस तरीके से हमें इसका आंतरिक प्रतिरोध मिल जाता है। ठीक है, अब दूसरा केस इसमें क्या बोला था कि जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। ठीक है, तो उसको हम निकालते हैं। तो इसका जो अगला पार्ट है उसमें हमको टर्मिनल की वोल्टता बतानी है। तो क्या केस था कि जब परिपथ बंद हो तब टर्मिनल की वोल्टता, इसको निकालते हैं। V इज इक्वल टू क्या होता है E माइनस आई आर। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है जब परिपथ बंद हो तो टर्मिनल की वोल्टता कैसे निकालते हैं, इस फार्मूले से। तो V इज इक्वल टू हमको क्या निकालना है, E की वैल्यू कितना दिया गया था, E की वैल्यू दिया गया था 10 वोल्ट, माइनस I की वैल्यू कितना दिया गया था 0.5 इंटू स्मॉल आर की वैल्यू यानी कि आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू 3 दिया गया था। तो V इज इक्वल टू क्या मिलेगा 10 माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन करें तो 1.5, इसको माइनस करेंगे तो V इज इक्वल टू 8.5 ये आएगा वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से बंद हो तो जो परिपथ की वोल्टता होगी वो इस तरह से V इज इक्वल टू 8.5 वोल्ट निकलेगा। याद रहे परिपथ बंद होने पर। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.3, दैट इज कमरे के ताप पर यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा। प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक 1.70 इंटू 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स है। ठीक है, यानी कि पूरा दिया गया है तो हमको निकालना क्या है, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं कि किस तरीके से क्या क्या दिया गया है। यानी कि कमरे के ताप पर, कमरे का ताप कितना है 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। ठीक है, तो 27 डिग्री सेल्सियस पर जो तापन अवयव का प्रतिरोध कितना दिया गया है, यानी कि तापन अवयव का प्रतिरोध 8 यानी कमरे के ताप पर यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 27 डिग्री सेल्सियस नहीं लिखेंगे 27 लिख देंगे। तो कितना दिया गया है, ये 100 ओम दिया गया है। ठीक है, और क्या दिया गया है रेजिस्टेंस, और आगे क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में कि यदि तापन अवयव का प्रतिरोध इतना ओम हो तो ताप अवयव का ताप क्या होगा, यानी कि माना T ताप पर अवयव का प्रतिरोध, तो वो क्या हो जाएगा RT इज इक्वल टू कितना दिया गया है 117 ओम। क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा कि T ताप पर जो अवयव का प्रतिरोध दिया गया है वो 117 यानी कि 117 ओम दिया गया है। ठीक है, तो हमसे ताप का ये T का मान पूछा है। ठीक है, और हमको अल्फा यानी कि जो दिया गया है कि तापांक गुणांक क्या है, ताप गुणांक यानी कि अल्फा की वैल्यू दी गई है 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, यानी कि हमको ये वैल्यू हमको दी गई है तो हमको T का मान पूछा है। ठीक है, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, ताप गुणांक अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है RT माइनस R27 अपॉन में R27 इंटू T माइनस 27। तो इसका ये फार्मूला हो जाएगा। कैसे होगा, इसका जो जनरल फार्मूला होता है हम जानते हैं अल्फा इज इक्वल क्या होता है RT2 माइनस RT1 अपॉन में R1 इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला होता है, यानी कि अल्फा जो है RT क्या है, इसमें RT जो ये है ये
दूसरा रेजिस्टेंस है। पहले क्या था R27 RT1 यानी कि पहले टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस, यानी पहले टेम्परेचर पर क्या था, पहला टेम्परेचर 27 था, उस पर जो रेजिस्टेंस R27, और यहाँ पे R27 क्यों R1 है, यानी कि पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर आएगा, दूसरा यानी T2 माइनस T1 यानी कि दूसरा टेम्परेचर माइनस पहला टेम्परेचर। तो ये फार्मूला में इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे हम इसकी वैल्यू पुट करके जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, अल्फ़ा की वैल्यू कितना है ये दिया गया है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1.7 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू RT यानी कि RT की वैल्यू कितना दिया गया है, देखो यहाँ पे RT 117, यानी कि इसको हम रख देंगे 117 माइनस R27 कितना दिया गया है यहाँ पर 100 ओम। ठीक है, तो इसको 100 लिख देंगे। R27 की वैल्यू कितनी है 100 है, इंटू T यानी कि T की वैल्यू को हमको तो निकालना है ना, -27 एज इट इज आएगा। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से करते हैं, नीचे यहाँ पर आएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 100 इंटू 100 को यहीं पे रहने देते हैं, इसको उस साइड लिखा जाते हैं, तो क्या हो जाएगा T माइनस 27 इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 17 अपॉन में 100 इंटू ये पूरा नीचे आएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, 17 से ये 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब इसको पूरा सॉल्व कर देना है तो क्या मिलेगा हमको, T माइनस 27 इज इक्वल टू ये 10⁻⁻4 माइनस में यहाँ पर ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 10⁻5 अपॉन में 100। ठीक है, यानी कि T इसको सॉल्व करेंगे क्या बचेगा 10⁻3, ये क्या होता है 1000 होता है। ठीक है, 1000 10⁻5 है, इसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो 10⁻3 बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, T यहाँ माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1000 प्लस 27 दैट विल बी इज इक्वल टू 1027, यानी कि ये डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर जो तापन अवयव होगा उसकी वैल्यू 117, यानी कि 1027, यानी कि जो हमको निकाला T इज इक्वल टू 1027 पर ताप पर अवयव का जो प्रतिरोध हो जाएगा वो हो जाएगा 117 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट इज 3.4, यानी कि 15 मीटर लंबे एवं 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई है और इसके प्रतिरोध लगभग 5 ओम मापा गया है। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी। ठीक है, यानी कि हमको जो दिया गया है इसमें सबकी वैल्यू पहले हम लिख लेंगे, जैसे कि हम पहले से करते आ रहे हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे होगा। ठीक है, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पहले हमको दिया गया है, वो क्या है, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि A इज इक्वल टू हमको कितना गिवन है, A इज इक्वल टू दिया गया है 6.0 इंटू 10⁻6.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, और दिए गए तार की लंबाई कितनी है, तार की लंबाई यानी कि L। ठीक है, तार की लंबाई कितनी दी गई है L, हम इसको ले लेंगे दैट इज 15 मीटर। ठीक है, और इसका जो प्रतिरोध गिवन R है, यानी कि मापा गया प्रतिरोध R क्या गिवन है हमको, R जो दिया गया है 5.0 ओम दिया गया है। ठीक है, तो हमसे बोला गया है कि प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता यानी कि रो का मान बोला गया है। ठीक है, तो एक फार्मूला हम जानते हैं रेजिस्टेंस ऑफ फायर, यानी कि तार का प्रतिरोध, कि तार का प्रतिरोध R इज इक्वल टू, ठीक है, रो L अपॉन में A। हमसे यहाँ पे रो का मान पूछा गया है, तो यानी कि रो बाकी सब अमाउंट को उस साइड बिंदु हमको क्या मिल जाएगा फार्मूले से, रो इज इक्वल टू A, यहाँ डिवीजन में तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा RA, और यहाँ पर ऊपर में है तो ये नीचे डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो रो का मान हमसे पूछा, तो रो का मान इस फार्मूला में रख करके हम निकाल लेंगे। तो R की वैल्यू हमको क्या गिवन है, यहाँ पे R की वैल्यू दिया गया है 5 ओम, यानी कि 5 लिख देंगे इंटू A का मान कितना है 6.0 इंटू 10⁻⁻7, यानी कि 6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में L की वैल्यू 15 मीटर। ठीक है, 5 1 5 5 3 15 और 3 1 3 3 2 6। ठीक है, तो यानी कि रो की वैल्यू हमको क्या मिली यहाँ पे, रो इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7, इसका जो यूनिट क्या होगा ओम मीटर होगा।
ओम मीटर, ठीक है। यानी कि इस तरह से ताप की प्रतिरोधकता यानी कि रो का मान हमको मिल गया, ठीक है। ओम मीटर कैसे होगा, यानी कि इसका यूनिट क्या होता है, ओम होगा, तो ओम आया। और एरिया का जो यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या होता है मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर क्या होगा, मीटर बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.5, दैट इज सिल्वर की किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.1 ओम है और 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.7 ओम है, तो सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। तो ये वही इसके पहले जो हम क्वेश्चन लगा चुके हैं 3.3 में, उसी फार्मूले का यूज़ होगा। तो हम पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो जो T1 दिया गया है, T1 इज इक्वल टू, वो हमको क्वेश्चन में ऊपर दिख रहा है क्या है, 27.5 डिग्री सेल्सियस। और इस टेम्परेचर पर जो सिल्वर तार का प्रतिरोध यानी कि R 27.5 है, वो दिया गया है हमको 2.1 ओम, ठीक है। सिमिलरली जो दूसरा टेम्परेचर है T2, वो दिया गया है कि 100 डिग्री सेल्सियस, और इसी पर R100 यानी कि इस टेम्परेचर पर जो प्रतिरोध है वो दिया गया है हमको 2.7 ओम, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अल्फा का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, RT2 माइनस RT1 अपॉन में R1 इंटू T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है जिसका यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो RT2 यानी कि दूसरे टेम्परेचर पर R का मान क्या होता है, दूसरा टेम्परेचर क्या है, ये है। तो दूसरे टेम्परेचर पे R का मान कितना है, 2.7। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल 2.7 माइनस RT1 यानी कि पहले टेम्परेचर पर R का मान, तो पहला टेम्परेचर ये है, उस पर R का मान कितना है 2.1 अपॉन में, ठीक है। और अब क्या दिया गया है R, ठीक है। यहाँ पे R1 कितना है 2.1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 2.1 इंटू, और जो T2 माइनस T1 यानी कि इस टेम्परेचर में इस टेम्परेचर को माइनस करेंगे 100 माइनस 27.5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 0.6 बचेगा ऊपर, अपॉन में 2.1 एज इट इज लिखेंगे, इंटू इससे इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। इसको माइनस करने क्या मिलेगा हमको 72.5, ठीक है। और अगर हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है, मैंने कैलकुलेशन पहले करके रखा हुआ है ताकि आसान हो जाए। तो अल्फा इज इक्वल टू, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू इसका आंसर आएगा 0.0039, ठीक है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो इस तरीके से इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.6, दैट इज नाइक्रोम का एक तापन अवयव 230 वोल्ट की सप्लाई में संयोजित है और 3.2 एम्पीयर की प्रारंभिक धारा लेता है, जो कुछ सेकेंड में 2.8 एम्पीयर पर स्थायी हो जाता है। यदि कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है तो तापन अवयव का स्थायी ताप क्या होगा, और दिए गए ताप परिसर में नाइक्रोम के औसत प्रतिरोध का ताप गुणांक 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ में -4 कूलम डिग्री सेल्सियस इनवर्स है, ठीक है। तो इसको हमको सॉल्व करना है, तो पहले हम देखते हैं कि दिया क्या गया है। तो हम लिखेंगे, यानी कि इसमें दिया क्या गया है, दिया गया विभवांतर, दिया गया विभवांतर यानी कि V इज इक्वल टू कितना है 230 वोल्ट, ठीक है। ये हमको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आगे हम क्या लिखेंगे, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस पर प्रारंभिक धारा का मान कितना है, यानी कमरे की ताप पर जो प्रारंभिक धारा का मान है उसको हम लिखेंगे, यानी कि I27, इसको डिनोट करेंगे। यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस पर I का मान कितना दिया गया है हमको, यानी कि ये दिया गया है 3.2 एम्पियर। हमसे T का मान पूछा है जिस पर कि ये धारा जाकर 2.8 एम्पियर पर स्थायी हो जाता है, यानी कि स्थायी ताप का मान पूछा है। यानी कि T डिग्री सेल्सियस पर अंतिम धारा लिखेंगे या फिर स्थायी धारा लिखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया गया है। यानी कि IT, इसको T से डिनोट करेंगे, IT इज इक्वल टू कितना दिया है 2.8 एम्पियर, ठीक है। और जो कमरे का ताप तो ये यही था, ठीक है। और ये T डिग्री सेल्सियस, और अल्फ़ा यानी कि तापन गुणांक हमको क्या दिया गया, अल्फा इज इक्वल टू कितना दिया है 1.70 इंटू 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। ये हमको गिवन है, तो हमसे पूछा क्या है, ये T डिग्री सेल्सियस। तो अल्फा का फार्मूला एक हम जानते हैं, जनरल आइडिया पहले मैं दे दूँ। अल्फा का फार्मूला क्या जानते हैं, RT2 माइनस
RT1 अपॉन में R1 इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, ये हमको ये फार्मूला होता है। तो अगर हमको यहाँ से हमको T का मान निकालना है यानी कि T2 का मान निकालना है तो उसके लिए हमको RT2 चाहिए, RT1 चाहिए, यानी कि हमको रेजिस्टेंस का मान चाहिए। अब ये रेजिस्टेंस का मान कैसे निकलेगा, यानी कि विभवांतर ओम के नियम से। ठीक है, ओम के नियम में हमको क्या चाहिए होता है, I चाहिए होता है, V चाहिए होता है, जिससे कि हम R का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको RT2 और RT1 निकालना पड़ेगा ओम के नियम से। ठीक है, तो ओम का नियम लगाएंगे कैसे, ओम के नियम से। ओम के नियम से, ठीक है, ओम के नियम से हमको क्या मिल जाएगा, यानी कि हम जानते हैं R इजिकल टू V अपॉन I होता है। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला होता है, लेकिन हमको क्या चाहिए, R27 चाहिए और RT चाहिए होगा, यानी कि ये जो टेम्परेचर पर रूम गिवन टेम्परेचर पर हमको R का मान चाहिए, तो हमको R27 लेना है। R27 इज इक्वल टू V जो टोटल दिया गया है 230 होगा, इसको मैं 230 लिखता हूँ, और I भी 27 ही लेंगे ना, क्योंकि R27 है तो I27 भी आएगा, इनकी सेम रूम टेम्परेचर पर जो प्रतिरोध होगा उसी रूम टेम्परेचर पर हम I का मान लेते हैं, यानी कि 230 अपॉन में R27 की वैल्यू क्या दी है, R27 3.2। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट हम हटा देते हैं। ठीक, इस पॉइंट को हम हटा देंगे, क्या बचेगा 2300/32। ठीक है, इसको हम क्या ओम में दिखाएंगे। उसी तरह टी टेम्परेचर पर हम क्या निकालेंगे, RT। ठीक है, RT इज इक्वल टू 230 तो सेम रहेगा क्योंकि वोल्टेज सेम है, अपॉन में IT, यानी कि 230 बटे, अब IT का मान कितना है, देखो IT का मान क्या है 2.8। इसको हम पॉइंट हटा के ऊपर जीरो लगा देंगे, क्या हो जाएगा 2300 अपॉन में 28 ये ओम। ठीक है, हम जो फार्मूला यहाँ पे पढ़े हैं, ये देखो फार्मूला, हमको RT2 यानी कि ये फाइनल वाला टेम्परेचर हमको रेजिस्टेंस मिल गया, RT1 यानी कि इनिशियल टेम्परेचर पर जो R है उसका मान मिल गया, R1 यानी कि ये हमको, यानी कि R27 गिवन है, T2 का मान हमको निकालना है और T1 का मान 27 दिया गया। तो ये फार्मूला का यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी जो ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ये जो गिवन वैल्यूज़ हैं इसको हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, ये जो गिवन वैल्यूज़ हैं इसको हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे, जिससे कि हमको आंसर मिल जाए। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या दी गई है हमको, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, ये 1.70 इंटू 10⁻⁻⁷। तो इसको हम लिखेंगे 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू RT2 यानी कि ये टेम्परेचर, यानी कि 2300 अपॉन में 28 माइनस है, माइनस लगाएंगे RT1 यानी कि पहले वाले रूम टेम्परेचर पर R का मान, यानी कि 230 अपॉन में 32, ये अपॉन में लगेगा। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा R1 यानी कि इसका मान, यानी कि 2300 अपॉन में 32 इंटू में T2 यानी कि T है, दूसरा T2 क्या लिया गया है, T लिया गया है, एंड माइनस T1 यानी 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ये इस क्वांटिटी को उस साइड भेजेंगे, बाकी इसको इस साइड लेकर आएंगे। ठीक है, इसको अब मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, इसको इससे डिवाइड कर दूंगा और इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, यानी कि T-27 डिग्री सेल्सियस को इस साइड भेजेंगे। इससे इसको डिवाइड करने पे क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 82.143, और ये माइनस में इससे इसको डिवाइड करने क्या मिल जाएगा 71.875 अपॉन में, यानी कि सेम क्वांटिटी है, इससे डिवाइड करने पे कितना मिल रहा है 71.875 इंटू ये वैल्यू यहाँ पर आएगी, यानी कि 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, अब पूरा कैलकुलेशन करने के बाद, यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा T-27 डिग्री सेल्सियस, डिग्री इज इक्वल टू, डिग्री हटा देते हैं इसको पहले। ठीक है, टेम्परेचर दिए गए, डिग्री हटा देते हैं। ठीक, यानी कि इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, ये पूरी क्वांटिटी सॉल्व होकर कितना मिलेगा 840.347। ठीक है, कैलकुलेशन मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं पहले करके रखा हूँ जिससे कि आपको बताने में आसान हो। ठीक है, तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यानी कि ये T27 को साइड में क्या मिलेगा, T इज इक्वल टू 840.347 प्लस 27। ठीक है, यानी कि अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, इसको प्लस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, T इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 867.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि इस टेम्परेचर T पर, ठीक है, इस टेम्परेचर T पर जो अंतिम धारा का मान होगा वो 2.8 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, ये T डिग्री सेल्सियस है। इस तरह से हमको T का मान
मिल गया। यहाँ पर ये फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3.8 दैट इज 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचालक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है को श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। चार्ज होते समय बैटरी का टर्मिनल वोल्टता क्या है? चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संबद्ध करने का क्या उद्देश्य है? ठीक है, इसका हम फाइनल सोल्यूशन देखेंगे इस तरीके से कि जो ईएमएफ ऑफ बैटरी क्या है, यानी कि बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है? विद्युत वाहक बल दैट इज स्मॉल ई इज इक्वल टू 8 वोल्ट गिवन है। ठीक है, और फिर लिखेंगे क्या है? डीसी सप्लाई का ईएमएफ जिसको हम V से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये कितना दिया गया है? 120 वोल्ट दिया गया। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि जो स्मॉल ई है ये बैटरी का विद्युत वाहक बल है और डीसी सप्लाई का इतना है, तो हमको निकालना है इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा। ठीक है, यानी कि इफेक्टिव ईएमएफ प्रभावी वैद्युत वाहक बल यानी कि कैपिटल ई। ठीक है, कैपिटल ई क्या होगा? V माइनस स्मॉल ई होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक डीसी सप्लाई का ईएमएफ है और एक बैटरी का खुद का वैद्युत वाहक बल है, ये दोनों दिए गए हैं, तो प्रभावी वैद्युत वाहक बल कैसे निकलेगा? जो कैपिटल ई होता है। ठीक है, दैट इज V माइनस ई होगा, यानी कि 120 माइनस 8 यानी कि कितना मिल जाएगा? 112 वोल्ट, यानी कि ई की वैल्यू हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो हमको बोला गया है कि 8 वोल्ट यानी कि जो 8 वोल्ट की विद्युत वाहक की संचायक बैटरी है वो 0.5 ओम के श्रेणी क्रम से और 15.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी द्वारा चार्ज किया जाता है। तो इसका एक हम सर्किट बना लेंगे। तो इसका सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लो अगर ये 8 वोल्ट की बैटरी हमको गिवन है, ये 8 वोल्ट की है। ठीक है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे हमको गिवन है। ठीक है, ये बैटरी हो गया। R इज इक्वल कितना दिया गया है हमको? 0.5 ओम। ठीक है, ये इनका इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये 120 वोल्ट के किसी डीसी स्रोत से जोड़ा गया है। ठीक है, यानी कि ये बैटरी हो जाएगी 120 वोल्ट, यानी कि डीसी सोर्स है। ठीक है, और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है किससे? R, यानी कि एक प्रतिरोध, यानी कि जिसका दिया गया है वैल्यू 15.5 ओम। इस तरीके से इसका कुछ सर्किट बनेगा। सर्किट्स क्या होगा कि इसको समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इस जो फार्मूला है इससे हमको आई की वैल्यू मिल जाएगी, जिससे हम इसके टर्मिनल के बीच की जो वोल्टता है उसको हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो हम आई बराबर क्या जानते हैं? आई बराबर क्या होता है? ई अपॉन में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ से ई को फाइंड आउट यानी इफेक्टिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को निकाला है। तो ई इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 112 वोल्ट अपॉन में स्मॉल आर, कैपिटल आर की वैल्यू क्या है? 15.5 प्लस स्मॉल आर की वैल्यू क्या है? 0.5, जिसको ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 112। इसको ऐड कर देंगे क्या मिल जाएगा? 16। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 7 एम्पियर, यानी कि जो आई की वैल्यू है 7 एम्पियर है। ठीक है, आई की वैल्यू 7 एम्पियर। हमको यहाँ पे ई की वैल्यू मिल गई, आई की वैल्यू मिल गई। तो जब इसमें धारा प्रवाहित की जाएगी तो इनके टर्मिनल के बीच में जो टर्मिनल वोल्टता होगी वो क्या होगी? तो हम निकालेंगे कि यदि 8 वोल्ट की बैटरी, हम इसको लिखेंगे ऐसे, यदि 8 वोल्ट की बैटरी 120 वोल्ट के स्रोत से आवेशित होती है, डीसी सोर्स लिख देना, डीसी सोर्स से आवेशित होती है तो टर्मिनल की वोल्टता 8 वोल्ट से अधिक होगी। याद रहे, जैसे यहाँ पे जो बैटरी है ये जो हमको दी गई है 8 वोल्ट को दिया गया है, यानी कि और डीसी सोर्स, यानी कि ये डीसी सोर्स है, इससे इसको श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ दिया गया है। तो ये जो 8 वोल्ट की बैटरी है वो 120 वोल्ट के डीसी सोर्स से चार्ज होती है, यानी कि इसके टर्मिनल की जो वोल्टता होगी वो तो 8 वोल्ट से ज़्यादा होगी क्योंकि ये चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए
यहाँ पे लिखा गया यदि 8 वोल्ट की बैटरी 120 वोल्ट के डीसी सोर्स से आवेशित होती है तो टर्मिनल की जो वोल्टता होगी, यानी कि इस टर्मिनल की जो वोल्टता होगी 8 वोल्ट से अधिक होगी। तो हम क्या निकालते हैं, टर्मिनल का विभवांतर। टर्मिनल का विभवांतर कैसे, V इक्वल क्या निकालेंगे, E प्लस आई आर। ठीक है, इस फार्मूले से निकालेंगे। और यहाँ पे प्लस इसलिए होगा क्योंकि ये जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है। ठीक है, चार्ज जब डिस्चार्ज हो रही होती है तो माइनस लग सकता है, लेकिन जब यहाँ पे प्लस लगा हुआ है क्योंकि ये जो बैटरी है वो चार्ज हुआ है, डीसी सोर्स से वो चार्ज हो रही है, इसलिए V इज इक्वल टू ई प्लस आई इंटू आर। वैल्यू हम सब इसको निकालें, इसी की वैल्यू उसमें फार्मूला में पुट कर देंगे। जो यहाँ पर ई है, जो ई है ये बैटरी की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बैटरी के, याद रखना ये वाला फोर्स नहीं है, देखो प्रभावी वैद्युत बल नहीं है, ये पूरे सर्किट का प्रभावी वैद्युत बल है। लेकिन हमको क्या निकालना है, बैटरी के टर्मिनल के बीच में। ठीक है, इसलिए हमको ये वाला ना लेकर के हमको ये लेना होगा ये। ठीक है, क्योंकि बैटरी के लिए तो बैटरी का वैद्युत भाग बल तो यही है, इसीलिए क्या हो जाए यहाँ पर ई की जगह 8 प्लस आई हमने क्या निकाला है, देखो आई निकाला है 7 एम्पियर, 7 इंटू 7 एम्पियर ही निकलेगा, 7 की जगह आई की जगह 7 ही रखेंगे, या दूसरा नहीं, क्योंकि ये सब श्रेणी क्रम संयोजन में, यानी कि आई का मान हर जगह पर सेम रहने वाला है। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू इतना, और जो स्मॉल आर यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 0.5 ओम। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 3.5 और समीशन इज इक्वल टू 11.5 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से टर्मिनल के बीच का विभवांतर हमको मिल जाता है। ठीक, और इसका जो अगला क्वेश्चन इसमें बोला गया था कि जो इस रेजिस्टेंस को है इसको श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि जब ये पहले ही 8 वोल्ट का एक बैटरी है और इसको 120 वोल्ट के डीसी सोर्स से चार्ज किया जाता है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो बहुत हाई हो जाता है। तो उस हाई करंट को कंट्रोल करने के लिए इस आर को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, जिससे कि आई का मान यानी कि आई की जो वैल्यू यानी कि धारा का जो मान होगा उसको कंट्रोल किया जा सके। इसीलिए इस पूरे परिपथ में जो आर को है श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा गया है। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.9, दैट इज किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व। उदाहरण 3.1 में 8.5 इंटू 10⁻28 मीटर क्यूब आंकलित किया गया है। 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है। तार की अनुप्रस्थ काट 2.0 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर और इसमें 3.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमको कितना समय निकालना है। ठीक है, ध्यान देना, हमको समय निकालना है। ठीक, तो हम इसमें लिख लेते हैं हमको क्या क्या दिया गया है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व दिया गया है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व, ठीक है, जिसको हम n स्मॉल n से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज 8.5 इंटू 10⁻28 मीटर क्यूब। ठीक है, बाकी वैल्यूज लिख लेंगे हमको क्या क्या दिया गया है। ठीक, तार की लंबाई दी गई है, यानी कि स्मॉल l दैट इज 3 मीटर। ठीक है, अगला जो वैल्यू दिया गया है हमको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दैट इज a इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, 2 इंटू। ठीक है, ये हमको दिया गया। और I का मान यानी कि धारा I इज इक्वल टू कितना दिया गया है 3.0 एम्पियर। और हमसे पूछा क्या गया है कि तार, जैसे मान लो एक तार है, तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में, इलेक्ट्रॉनों को जाने में लिया गया समय यानी कि T का मान पूछा गया। ठीक है, और ये T की वैल्यू हमको कैसे मिलेगा, T बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं T का, जैसे T को हम क्या लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ वायर यानी कि तार की लंबाई अपॉन में यानी कि अनुगमन वेग। ठीक है, जिसको हम क्या लिखते हैं I अपॉन में BD। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब कैसे निकलेगा फॉर्मूला ये अब बताते हैं। ठीक है, समय बराबर क्या होता है, T बराबर क्या होता है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है स्पीड होता है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, इस तार की लंबाई यानी कि इस यहाँ से यहाँ तक दूरी चलने में, ठीक है,
ये लंबाई हो जाएगी इसकी यानी कि L, और जो स्पीड होगा VD यानी कि अनुगमन वेग। इलेक्ट्रॉनों को जब ऐसे घनत्व में से मूव करते हैं उसको अनुगमन वेग कहते हैं, इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का यूज़ करके हम निकालेंगे। तार की लंबाई हमको दी गई है तो हम VD का मान निकालेंगे। तो VD का हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, इन सब के रिलेशन में क्या होता है, एक फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू NEAVD। ठीक है, तो हमको यहाँ पे VD चाहिए, तो VD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I अपॉन में NEA। ठीक है, I की वैल्यू कितनी दी गई है, I की वैल्यू देखो 3 एम्पियर, यानी कि हम रखेंगे 3 अपॉन N की वैल्यू क्या, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व कितना है 8.85 इंटू 10⁻28 इंटू E की वैल्यू क्या होती है, E की वैल्यू जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों पर चार्ज को बताता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज को बताता है, यानी कि E की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू A की वैल्यू कितनी दी गई है 2 इंटू 10⁻⁻6 यहाँ से। ठीक है, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक, अब हम चाहे इसको पहले सॉल्व कर लें फिर इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे उस वाले में, या फिर डायरेक्टली पुट करके फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले पुट कर देते हैं, क्या होगा, जैसे यानी कि T बराबर क्या मिल जाएगा हमको, यानी कि L बराबर कितना दिया गया 3 मीटर, यानी कि 3 अपॉन में। ठीक है, ये पूरी वैल्यू यानी VD की ये पूरी वैल्यू इसके अपॉन में जाएगी, तो क्या मिल जाएगा हमको 3 का होल अपॉन में 8 याद रहिए 3 यानी कि L के अपॉन में इतना पूरा है 8.8, सॉरी 5 नहीं रहे 8.5 है यहाँ पे 8.5 है। ठीक, 85 नहीं 8.5 इंटू 10⁻28 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड 2 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, 3 to 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये T ऊपर जाकर पूरा मिल जाएगा, T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8.5 इंटू 10⁻28 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, T इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या मिल जाएगा हमको 2.72 इंटू 10⁻⁴ और ये मिलेगा सेकेंड में, क्योंकि हम इसको MKS सिस्टम में लेकर चल रहे हैं, तो T की वैल्यू हमको ये मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमको T की वैल्यू निकालना है, तो इस तरीके से हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ये जो T की वैल्यू क्या है, तार की लंबाई अपॉन में अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो इस फार्मूला से T बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि दूरी अपॉन में चाल। तो इस फार्मूले का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइनली आपका ये क्वेश्चन यानी कि ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जुड़े रहे, कमेंट जरूर करके बताना कि कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कौन सा क्वेश्चन कर लिया, कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप बताइए, उसका मैं वीडियो सोल्यूशन दूंगा। जो भी टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है वो बताइए, उस पर वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो चैनल से जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।